Hey everyone, it's me, Hafsa Farooq, your mass media and society teacher. I hope you all are doing great. So, today, the topic we are going to discuss is the same topic we have discussed before. It's basically the continuation of the same topic. Last time we have discussed societies. हमने पढ़ा था सोसाइटी क्या होती है. हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सोसाइटीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात की थी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. तो हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक अपना लास्ट टॉपिक कवर कर लिया था. आज हम इंशाल्लाह पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को कवर करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटीज को कवर करेंगे, एंड देन लेटर हम उस यूनिकनेस ऑफ सोसाइटीज को इंशाल्लाह कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अब यहाँ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं. इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक हमने बात कर ली है. इंडस्ट्रियल यहाँ पे रेवोल्यूशन आ चुका है, चेंजेस आ चुकी हैं. यहाँ पे लोग और ज्यादा डिफरेंट आइडियाज में इन्वॉल्व हो गए थे, पोइट्री स्टार्ट कर दी थी, मशीन्स आ गई थी. तो अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो इंडस्ट्रीज के बाद लेटेस्ट, जो अब हम कहें जो लेटेस्ट सोसाइटीज हैं, हम जो इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटीज हैं, जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सोसाइटीज हैं, वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में ये सारी इन्वॉल्वमेंट आती है इनकी. Information societies, sometimes known as post-industrial or digital societies, are a recent development. कह रहे हैं ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, ये इनको हम क्या कह रहे हैं, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये रीसेंट डेवलपमेंट है. और इनको इंफॉर्मेशन सोसाइटीज भी कहा जाता है, और इनको डिजिटल सोसाइटीज भी कहा जाता है, और इनको पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज भी कहा जाता है. क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी है ना, यहाँ पे डिजिटल सोसाइटीज हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डे बाय डे इनहेंस होती जा रही है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डे बाय डे एक अलग इनोवेशन इजाद होती है. तो यहाँ पे तरक्की का जो अमल है वो जारी है. यहाँ से स्टार्ट तो हो गया इंफॉर्मेशन का एक अमल, अब वो चलता जाएगा जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक सोसाइटीज रहेंगी. Unlike industrial societies that are rooted in the production of material goods, information societies are based on the production of information and services. कह रहे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की तरह ये जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे बेस तो करती हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सोसाइटीज हैं, ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे बेस करती हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज पे बेस्ड करती है. डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द स्टीम इंजन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटीज. ये कह रहे हैं जितनी भी आपके पास जितनी भी डिजिटल आपकी टेक्नोलॉजीज आती हैं, ये स्टीम इंजन है किसका, इंफॉर्मेशन सोसाइटीज का. सिंस द इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटीज is driven by knowledge and not material goods, power lies with those in charge of storing and distributing information. कह रहे हैं ये जो सोसाइटीज हैं, जो इंफॉर्मेशन सोसाइटीज हैं, ये किस पे बेस कर रही हैं, नॉलेज पे बेस कर रही हैं. मटेरियल गुड से ज्यादा जिसके पास पावर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन की फ्लो, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे बेस कर रही हैं, मटेरियल गुड्स पे बेस करती हैं. हम यहाँ पे बात करें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी, उनको सर्वाइवल के लिए ज्यादा से ज्यादा मटेरियल गुड्स चाहिए होते थे. तो यहाँ हम, क्योंकि हम अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, तो ये किस पे ज्यादा बेस करती हैं, पावर उनके पास होती है जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, जिसके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी ज्यादा हो. Members of a post-industrial society are likely to be employed as sellers of services, software programs, or business consults. For example, instead of producer of good, social classes are divided by access to education. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि ये सोसाइटी है, ये एजुकेशनल बेस्ड सोसाइटी है, यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स मैटर करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैटर करती है, यहाँ पे देखा जाता है कि आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है. तो तरक्की का जो यहाँ पे निजाम है, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे जो क्लासेस, जो उनका डिवीजन हुआ है ना, पहले तो जब हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात करें तो वो किनशिप बेस्ड सोसाइटीज थी, वो ब्लड रिलेशनशिप पे बेस करती थी, और उसी तरह वो
उनकी सोसाइटी और उनके ग्रुप्स बनते थे, और मटेरियल गुड जिनके पास ज्यादा होता था तो वो ज्यादा उस पे पावरफुल होते थे। लेकिन यहाँ पे हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्लासेस, जो सोशल ग्रुप्स या सोशल क्लासेस बने हुए, वो किस तरह बने हुए? जिनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, जिनके पास एजुकेशन ज्यादा है, जिन लोगों में टेक्निकल स्किल्स ज्यादा है, तो इनकी डिवीजन अब इस तरह से हुई है। Since without technical skills, people in an information society lack the means for success. कह रहे हैं कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होगी, आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, तो आपका इस सोसाइटी में सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता जाता है। क्योंकि जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, डे बाय डे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई इनोवेशन आती है, तो वो नई इनोवेशन के लिए और इस मॉडर्न आपको सोसाइटी में रहते हुए आपको आपके पास एजुकेशन ज्यादा होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए, तो आपका सर्वाइवल यहाँ पे मुमकिन है। और ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये इस चलती जाएगी अब जहां तक एंड तक, जहां तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जाती है वहां तक। तो हमने अपना टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। सोसाइटीज के बारे में हमने पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में पढ़ा, हमने पढ़ा प्री इंडस्ट्रियल, हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ा, हमने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ा। अब जो हम बात करेंगे इसमें, हम यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी में जब लोग रहते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेस पे एक सोसाइटी बनती है, या कुछ लाइकनेस होंगी या कुछ डिसलाइकनेस होंगी जिनके बेस में सोसाइटी बनती है। अब ये क्वेश्चन अगर हम सोसाइटी की मैं अगर बात करूं, तो एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है, define societies, define types of societies, and what the good and bad in our society, describe it। आपको ये पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि सोसाइटी क्या है, टाइप्स ऑफ सोसाइटी क्या है, या एक सोसाइटी में जिसमें आप रहते हैं उसमें उसके गुड साइड्स क्या हैं और बैड साइड्स क्या हैं। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी पूछ सकते हैं, और उसके साथ ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि व्हाट मेक्स अ ह्यूमन सोसाइटी यूनिक फ्रॉम अदर सोसाइटीज। हमने बात की है कि ह्यूमन सोसाइटी भी होती है, हमने बात की है एनिमल सोसाइटी भी होती है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एनिमल सोसाइटी से ह्यूमन सोसाइटी किस तरह यूनिक है, क्या उसमें यूनिकनेस, कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं। तो उसमें भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लिस्ट डाउन कर सकते हैं। So, characteristics of society. Society is viewed as a process as well as a structure which are complementary to each other। सोसाइटी को देखा जाता है एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। It exists only where social beings behave towards one another in ways determined by their recognition of one another। ये जब कायम होती है जब सोशल बीइंग्स या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बिहेव करते हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स डिटर्मिनेशन के साथ, और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको उनकी एक पहचान होती है एक दूसरे से। जब वो एक दूसरे से एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी सोसाइटी को, उनका एक कनेक्शन होना, उनका ताल्लुक होना जरूरी है, उनके डिसलाइक लाइक्स होने जरूरी है, किसी उनका कोई गोल होना जरूरी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ही एक सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है। इट इज कंसीव्ड एज अ स्ट्रक्चर दैट इज अ recognizable network of इंटररिलेटिंग इंस्टीट्यूशंस। ये जो है एक कंसीव्ड स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, आपको रिकॉग्नाइज करता है, नेटवर्क जो भी ह्यूमन जो इंस्टीट्यूशन है जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटिंग है, उनको क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है। ये ऐसा नेटवर्क है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द नोशन that societies are structured depends upon their reproduction over time। ये जो नोशन है, नोशन का मतलब बिलीफ या ये एक आइडिया जो है कि सोसाइटीज जो है वो स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनको वो डिपेंड करते हैं किस पे, रिप्रोडक्शन पे, और वो ये ओवर टाइम के साथ होता जाता है। द नोशन दैट सोसाइटीज आर स्ट्रक्चर्ड डिपेंड अपॉन देयर रिप्रोडक्शन ओवर टाइम।
कि एक जो नोशन है, एक आइडिया है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जाती है उसके साथ साथ ओवर टाइम पास होता जाता है, उसके साथ सोसाइटी का ये जो आइडिया स्ट्रक्चर होता है। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक एंड पीसफुली इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चर। सोसाइटी कह रहे हैं ये एक स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड या अनचेंजेबल थिंग नहीं है। सोसाइटी क्या है ये, वो कह रहे हैं सोसाइटी इज नॉट अ स्टैटिक मीन्स ये फिक्स्ड नहीं है, अनचेंजेबल नहीं है, मतलब इसमें चेंजेस आती जाती हैं। एंड पीसफुली इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चर, बट द टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ एंटागोनिस्टिक सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं, सोसाइटी जो है स्टैटिक एक टर्म नहीं है, मतलब ये एक फिक्स्ड आइडिया नहीं है, ये टेंटेटिव सॉल्यूशन है। टेंटेटिव मींस नॉट फिक्स्ड, नॉट सेटल्ड, मतलब क्योंकि जब सोसाइटी बनती जाती है तो एक जैसी तो नहीं रहती। जो उसकी जो जिस बुनियाद पे सोसाइटी रखी जाती है, जो कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पे सोसाइटी रखते हैं, या सोसाइटी में रहते हुए हम बिहेव करते हैं, तो क्या एक ही जैसी सोसाइटी रहती है? नहीं, टाइम के साथ साथ वो अलग होती जाती है, बढ़ती जाती है, उसमें चेंजेस आते जाते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते जाते हैं। तो ये एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मींस फिक्स्ड और टेंटेटिव मींस नॉट फिक्स्ड। सोशल साइंटिस्ट सी सोसाइटी as being made possible by the shared understanding of its members। तो ये जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं जितने भी, वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं कि पॉसिबल उनका कैसे है कि वो एक दूसरे से, जब बीइंग्स जो मेंबर हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, वो इस तरह सोसाइटी को एक दूसरे से जिस तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी जाके सोसाइटी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस तरह देखते हैं सोसाइटी को। द इम्प्लीकेशन हियर इज दैट सोसाइटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एंड रिकंस्टिट्यूटेड इन सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इम्प्लीकेशन है सोसाइटी का, वो कॉन्स्टिट्यूट होता है और रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब बदलता है या नहीं बदलता सोशल इंटरेक्टिंग करते हुए। बेसिकली जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम हमारी इसमें बात करें कि सोसाइटी जो है एक दूसरे से चेंज होती है। सोसाइटी दूसरा ये कि चेंजेस आती रहती हैं सोसाइटी में। Each interaction episode contains within the possibility of innovation and charge। जितनी भी interaction है, जितनी भी एक दूसरे से हम interaction करते हैं, वो क्या करते हैं, possibility of innovation and charge। नई नई, इससे क्या हो, innovation क्या, एक नया आइडिया। जब हम एक दूसरे से सोसाइटी में रहते हुए interact करते हैं, तो आइडियाज शेयर करते हैं, हम न्यूज शेयर करते हैं, हम नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे नए नए आइडियाज बनते हैं और चेंज की तरफ फिर आपकी सोसाइटी जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना एक दूसरे से, और कम्युनिकेशन कहाँ तक ले जाती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग तक ले जाती है। कम्युनिकेशन करते हुए सक्सेस हम हासिल कर सकते हैं और इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं सोसाइटी में रहते हुए। सोसाइटी इज सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लाइकनेस, एब्स्ट्रैक्ट नेचर, permanency, difference, interdependence, cooperation, conflict, competition, accommodation and assimilation, and last में sociability, etc। अब एक सोसाइटी है, उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो लाइकनेस है। लाइकनेस इज एन एसेंशियल प्री रिक्वेस्ट ऑफ सोसाइटी। लाइकनेस जो है वो एक एसेंशियल क्या है, एक आइडिया है, एक कंडीशन है सोसाइटी की। जब तक हम एक दूसरे के टूवर्ड्स लाइकनेस नहीं होगी, तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं हो सकती हमारी। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी में नंबर 1 पे क्या आएगा, लाइकनेस। कुछ भी हो, कोई नॉलेज हो आपकी या इंफॉर्मेशन हो, या लाइकनेस का फैक्टर आना जरूरी है, तभी जाके तभी लोग जाके साथ रहेंगे और एक सोसाइटी बनेगी। The sense of likeness in earlier society was focused on kinship, while in modern societies it is focused on the principle of nationality। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पहले अर्ली सोसाइटी थी, उनका जो लाइकनेस थी वो किस पे डिपेंड करती थी, किनशिप, मतलब ब्लड रिलेशन पे डिपेंड करती थी। हमने पहले ये बात की है कि ब्लड रिलेशन पे बेस करते थे और उनके सोसाइटीज बनी हुई थी। लेकिन अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, तो वो किस पे फोकस करती हैं, नेशनैलिटी पे फोकस करती हैं, कि जिसकी नेशनैलिटी
पाकिस्तान, जैसे हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी नेशनैलिटी सेम है, तो कह रहे हैं कि हमारे लाइकनेस का फैक्टर हमारी नेशनैलिटी है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट की हुई है। एब्स्ट्रैक्ट नंबर 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन खुलासा, समरी। सोसाइटी embodies the social relationship among the individual। सोसाइटी जो है आपका क्या करती है, वो क्लैरिफाई करती है सोशल रिलेशनशिप आपका एक दूसरे से। सोसाइटी क्या करती है, आपका क्लैरिफिकेशन देती है या अपना क्लैरिफिकेशन देती है जो भी आपका सोशल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। इट मीन्स दैट इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी सीन, मतलब ये ऐसी चीज है जो देखी नहीं जा सकती, ये ऑब्जर्व की जा सकती है। ऑब्जर्व, टच्ड और सेंटेड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग which cement the fellow human beings with one another। इट मीन्स दैट ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो देखी नहीं जाती और अब ये ऑब्जर्व की जाए, बल्कि ये एक अटैचमेंट है जो आपको फेलो ह्यूमन बीइंग से होती है सोसाइटी में रहते हुए। तो आपके जो एब्स्ट्रैक्ट है सोसाइटी का, जो आपका खुलासा है, आप जिस बेस पे आप रह रहे हो, जो क्लैरिफाई करता है आप उसके तहत तो सोसाइटी में रह रहे होते हो। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन which prevails wherever there is existence of social relationships। क्या करती है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, खुलासा है, जो कि किस चीज का खुलासा है, सोशल रिलेशनशिप्स जो बनती हैं, जो एग्जिस्ट होती हैं सोसाइटी में, उनको प्रिवेल करता है ये। तो पहली तो हमने देखी कि लाइकनेस का फैक्टर हो, दूसरा खुलासा कि किस वजह से एक सोसाइटी एग्जिस्ट हो रही होती है, उस ओवरऑल एक जो रिलेशन है उसकी बात करें यहाँ पे। नंबर 3, permanent organization। Society is entirely different from the temporary gatherings of people or crowd। परमानेंट, यहाँ पे परमानेंट का नाम आ गया है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे परमानेंट, हम जो गैदरिंग करते हैं वो कौन सी गैदरिंग्स होती हैं, हम जस्ट मिलते हैं एंड दैट्स इट। यहाँ पे परमानेंसी की बात कर रही है। सोसाइटी जो होते हैं वो परमानेंट होती है, वो रहती है, वो कायम रहती है। तो सोसाइटी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टेम्पररी गैदरिंग्स ऑफ पीपल और क्राउड। सोसाइटी जो है वो एकदम डिफरेंट है, किससे, टेम्परेरी जो आपकी पीपल की गैदरिंग होती है या क्राउड होती है, क्राउड होता है आपका, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज अ कोहेरेंट परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कोहेरेंट मतलब लॉजिकल परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज नॉट बोर्न विद एनी टेम्पररी ऑब्जेक्टिव टू अचीव। ये कोई टेम्परेरी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसलिए नहीं बनती, मतलब परमानेंट रहने वाली चीज है जो आपकी सोसाइटी होती है। बट इट एग्जिस्ट एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज ह्यूमन बींग्स इनहेबिट दिस प्लेनेट। कह रहे हैं इसका एग्जिस्टेंस तब तक रहता है जब तक ह्यूमन बींग आपके इस दुनिया में रहेंगे। ये टेम्परेरी बेसिस पे एग्जिस्ट नहीं की जाती, बल्कि ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफरेंस, a society based exclusively on likeness and uniformity, it bound to be loose in social ties। एक सोसाइटी है वो किस पे बेस करती है, लाइकनेस पे बेस करती है या यूनिफॉर्मिटी में बेस करती है, और एक दूसरे से बाउंड होती है सोशल टाइज के जरिए। लेकिन इनके लाइकनेस और डिसलाइकनेस अलग होते हैं, डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिफरेंस ऑफ नॉलेज होता है, डिफरेंस ऑफ आइडियाज होते हैं। तो लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, पर्सनैलिटीज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एज ग्रुप अलग होता है, सोसाइटी में रहते हुए सबके एक ही तो एज ग्रुप नहीं होता। तो यहाँ पे एजुकेशन डिफरेंट होती है, नॉलेज डिफरेंट होती है, एज डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। देयर आर नेचुरल डिफरेंसेस ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ नेचुरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके एटीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, उनका इंटरेस्ट एक दूसरे से वो डिफरेंट हो सकता है, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है। These differences are necessary for society as likeness will result in the little reciprocity and little give and take। यहाँ पे कह रहे हैं ये जो नेसेसरी आपका जो डिफरेंस होता है वो लाइकनेस पे बेस करता है, और इससे क्या होता है, डिफरेंट लाइक्स, ये एक गिव एंड टेक है जहाँ पे आप डिफरेंट आइडियाज जो है लेते हो और देते हो। तो
तो क्या हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहले तो एक लाइकनेस का फैक्टर आता है कि लाइकनेस के बेस पे डिपेंड करता है एक सोसाइटी, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब उनका एक खुलासा होता है कि उनके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या क्या है, खुलासा क्या है बेसिकली उनका। दूसरा है कि परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है तीसरी। फोर्थ पे आता है डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस क्योंकि पर्सनैलिटीज के एटीट्यूड के डिफरेंट एक दूसरे से होते हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, कैपेसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंस होता है लोगों में। नेक्स्ट की बात करें इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये है कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं हम, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस का एक फैक्टर होता है। इंटरडिपेंडेंस is in is indispensable, sorry, among human beings, and this leads to establishment of relationships which is essential to constitute society। यहाँ पे एक इंटरडिपेंडेंस का फैक्टर आ रहा है, ह्यूमन बीइंग एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, सोसाइटी में एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे से नीड्स जुड़ी हुई होती हैं, आइडियाज एक दूसरे के, हमें जरूरत होती है कि हम गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज करें, हमारी नीड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो हम इंटरडिपेंडेंस का फैक्टर भी आता जरूर है सोसाइटी में, हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, हम ग्रुप की फॉर्म में कहीं जमा होते हैं, हम किसी कोई ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सोसाइटी में रहते हुए हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस का फैक्टर आता है, हम डिपेंड कर रहे होते हैं। कोऑपरेशन, नो सोसाइटी, नेक्स्ट जो अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट कोऑपरेशन। इट includes the feeling of mutual help among the members। सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी वो कोऑपरेशन के बगैर जो है वो रह ही नहीं सकती, एक दूसरे से हमें सोसाइटी में रहते हुए कोऑपरेट करना पड़ता है। ये जो फीलिंग है, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की, ये जो एक फीलिंग है जिसमें हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे होते हैं, हम इससे, और इस कोऑपरेशन से क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और एक सोसाइटी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए हम अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं, हम शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, अपने सोरो, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का भी। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं, हमने बात की डिफरेंट नॉलेज होती है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट का फैक्टर भी आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मेजर कंपोनेंट है किसी भी सोसाइटी का। इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन न्यूमरस वेज एंड इन वेरियस डिग्रीज। क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरियस वेज कह लें या वेरियस डिग्रीज कह लें, ये एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपकी डिफरेंट सबकी सोच अपनी अपनी है, आइडियाज सबके अपने अपने, नॉलेज सबकी अपनी अपनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जरूरी तो नहीं है हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से तो आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन ही हो, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं, या सोसाइटी में रहते हुए ऐसे तो नहीं है कि सारी पॉजिटिविटी के साथ लोग चल रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। हाँ, सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। Conflicts create a sense of insecurity, and this leads to search of strategies to manage them so that the members live in harmony। सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को दूर करते हैं, डिफरेंट जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं उसको आप मैनेज करते हुए जो आप पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो आप हार्मनी में रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हुए। नेक्स्ट है कंपटीशन। अब जब डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक सोसाइटी के फॉर्म में लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन का फैक्टर होना भी जरूरी है। तो कंपटीशन अमंग मेंबर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एज एवरी मेंबर हैज एन अर्ज टू अटेन एनी ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट्स विच आर लिमिटेड इन सप्लाई। अब कंपटीशन का जो आपका फैक्टर है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अपने डिफरेंट जो उनकी लिमिटेड, उनकी जो सप्लाई है या उनकी जो अपनी थिंकिंग है अलग अलग है, एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, तो कह रहे हैं कि कंपटीशन का फैक्टर भी हमारी सोसाइटी में होता ही है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन। अकोमोडेशन मतलब रिहाइश, असिमिलेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग और एडजस्टिंग टू कल्चर। मतलब जब हम किसी अपने कल्चर को एडॉप्ट कर रहे होते हैं या हम उसके साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे एसिमिलेशन का एक फैक्टर आ रहा होता है। इस टर्म को एसिमिलेशन हम कहते हैं। अकोमोडेशन, जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम रिहाइश हमें चाहिए होती है, हम अपना कल्चर एडॉप्ट कर रहे होते हैं और फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, इसके जरिए हम फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। जब हम कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं, उस कल्चर को एक दूसरे के कल्चर हम एडॉप्ट कर रहे हैं या पूरा एक प्रोसेस एक जो चल रहा है, तो वो फंक्शनिंग को मदद करता है किसी भी सोसाइटी का। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोशबिलिटी। मैन कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो सोशल बींग्स हैं, मैन जो है वो सरवाइव ही नहीं कर सकता विदाउट सोसाइटी का। डिफरेंट सोसाइटीज, एक जगह अगर हम किसी कंट्री की बात कर लें तो डिफरेंट सोसाइटीज बनी होती हैं। अगर हम किसी एक एरिया को ही ले लें तो वहां पे भी डिफरेंट सोसाइटीज बनी हुई है। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटीज जो है वो डिफरेंट है। और जहाँ आप रह रहे हैं, और किस पे डिपेंड करती है, जहाँ आपके आपके नेचर पे, जहाँ पे आप रह रहे हो वो डिपेंड करती है। कंट्री पे बेस करती है आपकी। कंट्री पे रहते हुए हम हमारी नेशनैलिटी सेम होती है, तो वो एक हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रह रहे हैं। तो लेकिन बात यह है कि सोसाइटी के बगैर हम रह नहीं सकते। एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग का मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि जिनकी बेस पे या जो एक सोसाइटी में होते ही हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि अगर आप बताएं कि सोसाइटी क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, एंड डिफाइन और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप बताएं कि एक सोसाइटी में रहते हुए उसकी पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिविटी क्या होती है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लेते हुए उसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड बता सकते हो, इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हमने बात की है कि सोसाइटीज एनिमल सोसाइटी भी होती हैं और ह्यूमन सोसाइटी भी होती हैं। तो वो कौन सी चीज है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को या ह्यूमन सोसाइटी को अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं एनिमल सोसाइटीज में। ये बात तो पता है कि हमारा कल्चर होता है, हम हमारे हम यहाँ पे अगर सोसाइटी की बात करें, जो ह्यूमन सोसाइटी को एनिमल सोसाइटी से यूनिक बनाता है, किसी भी सोसाइटी को एक दूसरे से यूनिक बनाता है वहां पे, तो वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, तो ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। Human beings undoubtedly live in societies, which is a complex affair requiring an elaborate division of labor. कह रहे हैं हम अनडाउटेडली एक सोसाइटी में जब रहते हैं तो कॉम्प्लेक्स अफेयर है ये, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की भी अगर हम बात करें तो उसको एक इसमें ये चीज भी, एक ये फैक्टर भी आ जाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर स्ट्रक्चरली होमोजेनियस। नो ह्यूमन इज born with anatomical characteristics suited to their caste functions. कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग जो है वो स्ट्रक्चरली, जो उनका एक स्ट्रक्चर है वो होमोजेनियस है। और होमोजेनियस कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, जो कि सेम होता है, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ये नहीं कह, हम जब कह रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से, उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग ही होता है। कोई भी ह्यूमन जो है एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के उसमें नहीं होता। एनाटॉमिकल कैरेक्टर होते हैं रिलेटिंग टू बॉडीली स्ट्रक्चर। अब हम जब सोसाइटी में रह रहे हैं तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो हैं उनके कास्ट को सूट कर रहे हैं, तो कह रहे कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग जो है वो जब सोसाइटी में रहते हैं तो उनके साथ उनका उनके कैरेक्टरिस्टिक में उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो आता है, लेकिन और उनका कास्ट सिस्टम तो आता है, लेकिन वहां पे डिफरेंस ओपिनियन भी आता है। उनका जो ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर है वो होमोजेनियस नेचर है, वो एक दूसरे से लुक अलाइक है, उनके में कुछ ना कुछ कॉमन होता ही है। Persons are trained for specific tasks only through culture, and castes are created by cultural modification. जो लोग हैं वो ट्रेन किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, जो उनका कल्चर होता है, जो उनकी कास्ट होती है, और उनको कल्चर के थ्रू वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं, उनका कल्चर मॉडिफाई हो रहा होता है इस चीज से।
In human society, there exists continuously sexuality and a constant association of the sexes for reproduction, which is again regulated by culture. यहाँ पे हम जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट जेंडर्स हम लोगों के होते हैं और एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा होता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी में हमारे यहाँ हम ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन सोसाइटी इनमें इनके लाइक्स अलग हैं, डिसलाइक्स अलग हैं, इनका पूरा जो सिस्टम है एक दूसरे से, नॉलेज डिफरेंट है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये यूनिक बनाता है क्योंकि यहाँ पे ये ह्यूमन सोसाइटी है। Man has the capacity to learn and accumulate attitudes and knowledge which are transmitted from one generation to the next through culture. Man के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो लर्न करता है, वो सीखता है, accumulate करता है attitudes जो हैं उनको, और knowledge को adopt करता है और फिर transmit पास आउट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। और ये पूरा, और इनको बाउंड क्या कर रहा होता है, उनका एक कल्चर बाउंड कर रहा होता है। Cultural learning speeds up the process of learning under a system of symbolic communication. ये जो cultural आपकी learning हो रही होती है, ये एक speed कल्चरल लर्निंग आपको क्या करती है, स्पीड अप करती है ये पूरे प्रोसेस को, जिसमें आप सीख रहे होते हैं एक सिस्टम के थ्रू, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन आप कर रहे होते हैं। राइटिंग एक्सटेंड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे बात करें कि अगर हम राइटिंग की बात करें और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें तो ये इंक्रीज करता है आपकी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन को। Each generation adds to the cultural heritage on the basis of its own peculiar experience. जो different generations हैं, जो हमारी जो गुजर चुकी हैं या जो अभी आने वाली हैं, वो एक दूसरे को cultural heritage एक दूसरे को पास कर रही हैं वो culture। और आपका culture भी जिस तरह modern आपका जो societies होती जा रही हैं, इनमें culture आपका heritage जो है वो difference भी आता जा रहा है। आप दूसरे cultures भी adopt कर रहे हो, एक जैसी चीजें नहीं है पहले से, क्योंकि ये हमने बात की है कि सोसाइटीज तो एग्जिस्ट हुई हैं जब से, और इनका एग्जिस्टेंस रहेगा जब तक ये प्लेनेट रहेगा, तो ये चेंज होती जाएगी। स्टैटिक है ये, स्टैटिक नहीं है ये, टेंटेटिव है। टेंटेटिव जो है अनचेंजेबल है। बट एज डिफरेंट ह्यूमन groups possesses different cultures, a struggle for survival on the cultural level cannot be undermined. कह रहे हैं क्योंकि different groups जो होते हैं, different human groups होते हैं, वो different culture, क्योंकि हर इंसान का different culture होता है, different culture के लोग भी तो एक society में रह रहे होते हैं, तो इनका जो cultural level पे जो society का survival है उसको हम determine नहीं कर सकते। A process of natural selection on a societal level has resulted in specialization and accumulation of culture. ये जो पूरा प्रोसेस चला रहा है नेचुरल सिलेक्शन का, जो सोसाइटी लेवल पे हम जब कर रहे होते हैं तो स्पेशलाइजेशन के बेस पे कर रहे होते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ कल्चर के बेस में कर रहे होते हैं। In human history, though this accumulation does not always result in steady प्रोग्रेस। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा एक हिस्ट्री की अगर बात करें तो जरूरी नहीं है कि ये जो अक्यूमुलेशन है वो ऑलवेज रिजल्ट करे स्टेडी प्रोग्रेस पे। देयर मे बी डिके एंड रेट्रोग्रेशन, यहाँ पे एक डिके भी हो सकता है और रेट्रोग्रेशन भी हो सकता है। A socially determined division of labor allow different persons to acquire different parts of the cultural heritage। यहाँ पे कह रहे हैं जब socially determined जो division of labor होता है वो क्या करता है, allow करता है different persons को कि वो different culture को adopt करे और सोसाइटी में रहते हुए कल्चरल अपने जो हेरिटेज है उनका डिफरेंट सोसाइटी में रहते हुए वो अलाउ करें हैं। The elements of facts and attitudes toward the facts determine what ought to be and ought not to be, thus making a distinction between legitimacy and illegitimacy as between मेटिंग एंड मैरिज। ये पूरा एक बता रहे हैं कि आपको किस तरह से ये जो आपका फैक्ट और एटीट्यूड पे बेस करता है आपका, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे यूनिक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम जो है मैरिज का जो सिस्टम है ये हमारा डिफरेंट है, ये एनिमल सोसाइटी से डिफरेंट है और ये ह्यूमन सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसमें डिफेक्ट्स का फैक्टर आ जाता है, यहाँ पे एटीट्यूड जो आपके हैं वो चेंज होते हैं और हमें ह्यूमन सोसाइटी में हमें पता होता है व्हाट ऑट टू बी डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है हम लोगों को, किन रूल्स को फॉलो करने हैं और किन रूल्स को हमने फॉलो
करते हुए चलने और क्या चीज़ अडॉप्ट करनी और क्या चीज़ नहीं अडॉप्ट करनी। तो ये एक यूनिक बना रहा है आपको दूसरी सोसाइटी से। Human beings are responsive to the judgments of others as their minds and personalities are formed by the transmission of attitudes and ideas. Human beings जो हैं वो responsive होते हैं, मतलब अगर उनको जजमेंट पास की जाए तो वो रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनके आइडियाज, उनकी पर्सनैलिटी पे इसका बहुत असर होता है। जब हम ट्रांसमिशन ऑफ एटीट्यूड्स की बात करें या ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स जो है रिस्पॉन्सिव नेचर है उनकी, रिस्पॉन्स करते हैं। जितनी भी जजमेंट्स होती हैं उनको वो रिस्पॉन्स करते हैं। ही सीक्स द स्टीम ऑफ हिज फेलो, वो फौरन एक तासुर जो है वो अपने फेलो का जो भी दे रहा होता है, जो भी जजमेंट पास कर रहा होता है वो लेता है। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे उसका असर अंदाज होता है। तो हम जो है ह्यूमन बींग्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं, किसी भी चीज को लेके हम रिस्पॉन्स देते हैं अपना। थस ह्यूमन सोसाइटी हैज नॉट ओनली अ फैक्चुअल ऑर्डर बट ऑल्सो अ मॉरल ऑर्डर। कह रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी है उसका एक फैक्चुअल, सिर्फ एक फैक्चुअल ऑर्डर नहीं है बल्कि एक मॉरल ऑर्डर भी है, क्योंकि हम मॉरली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कोई एक मॉरल होता है हमारा, तो उस पे भी हमारी सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट डिफरेंट होती है, यूनिक बनाता है हमें। दीज टू कैजुअली interdependent orders give rise to a system of normatively sanctioned power caused authority through with। ये एक इसमें फिर बता रहे हैं कि ये पूरे पावर के थ्रू, ये जो एक इंटरडिपेंडेंस है, जो आपका एक दूसरे पे आप डिपेंड करते हो, ये पूरे एक सिस्टम के तहत चला आ रहा होता है, जहाँ पे आपकी पावर जो है वो सैंक्शन हो रही होती है और कोई अथॉरिटी होती है जो आपको चला रही होती है और आपको मोटिवेट कर रही होती है। Based on the technology used by human group to provide needs for themselves, human society can be classified as simple as such as human gatherer societies। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज बाय जो ह्यूमन ग्रुप है हमारी, जो टेक्नोलॉजी यूज करती है उनकी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ह्यूमन सोसाइटी कैन, अगर हम इनको बात करें, टेक्नोलॉजी हम जिस तरह से यूज करते हैं उसी तरह हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया हुआ है कि हंटर गैदरर जो सोसाइटीज थी वो वहाँ पे फूड को यूज करती थी और वो फूड के लिए सरवाइव करती थी। अब हम सोसाइटी, अगर हम इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप करें तो ये जो रिलेशनशिप्स आपके सोशल रिलेशनशिप्स जो बनते हैं, एग्जिस्ट होते हैं अमंग ये जो डिफरेंट सोसाइटीज में रहते हुए, एंड एज दीज रिलेशनशिप्स फॉर्म द बेसिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये जो रिलेशनशिप्स आपकी जो बनती हैं ये सोसाइटीज में, तो ये आप क्या मदद करती हैं आपको, ये सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में मदद करती हैं। दे बीइंग सिंपल और कॉम्प्लेक्स, डजेंट मैटर कि वो सिंपल होती हैं या कॉम्प्लेक्स मैटर में होती है, लिटरेट हो या प्री लिटरेट हो, पढ़े लिखे लोग हों या प्री लिटरेट हो, हैव लिटिल टू डू इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सोसाइटी। जो चीजें जो आपको दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट, एक डिफरेंस है आपका दूसरी सोसाइटी से, वो क्या है, वो सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लिटरेट लोग हो सकते हैं, प्री लिटरेट लोग हो सकते हैं, इलिटरेट लोग हो सकते हैं, और सोसाइटी में आपकी टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है वो अलग हो सकती है। तो इसी तरह कल्चर अलग हो सकता है, उनके नेशनैलिटी तो कह सकते हैं, नेशनैलिटी भी ऑब्वियसली अलग हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें आपको अलग होती हैं। आपका पूरा एक पैटर्न चला आ रहा होता है, आपके बिलीव्स होते हैं, आपका पूरा एक बैकग्राउंड होता है। आप ह्यूमन सोसाइटी को या किसी भी सोसाइटी को ये यूनिक करता है किसी दूसरी सोसाइटी से। तो आज का टॉपिक हमने इंशाल्लाह यहाँ पे वाइंड अप कर लिया, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। हमने सोसाइटी पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ सोसाइटीज देख लिया, सोसाइटीज की हमने डेफिनेशन देख ली कि क्या सोसाइटी होती है, और हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कुछ सोसाइटीज के। हमने देखा कि कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसे फैक्ट्स हैं जो एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से यूनिक बनाते हैं। तो मैंने ये बात की कि क्वेश्चन अगर आएगा आप लोगों का, मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ, इसे रिवाइज कर देती हूँ कि क्वेश्चन आपका इस तरह भी आ सकता है कि डिफाइन सोसाइटीज, डिस्क्राइब और डिफाइन टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द गुड एंड इविल इन आवर सोसाइटी। क्या अच्छी चीजें या क्या अच्छी बातें आपकी हो सकती हैं सोसाइटी में रहते हुए, या क्या बुरी बातें हो सकती हैं सोसाइटी की। और इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स अ ह्यूमन सोसाइटी यूनिक फ्रॉम अदर सोसाइटी। तो आप इसको एक्सप्लेन इंशाल्लाह कर लोगे। ये टॉपिक हमने सोसाइटी का यहाँ पे एंड कर दिया। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक